बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छा बच्चों, पढ़ाई लिखाई चल रही है सही? गुड बच्चा। तो देखो बच्चा, अभी तुम लोग का 12th वालों का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला होगा। फरवरी या मार्च में शुरू हो जाएगा बेटा तुम लोग का एग्ज़ाम वगैरह, है ना? तो तुम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प के लिए या जेईई मेन के एग्ज़ाम के लिए भी कह सकते हो, है ना? मैं तुम लोग के लिए बच्चा एनसीईआरटी का सोल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है बच्चा? तो वीडियोज़ को देखो, इनका प्रॉब्लम सुनो, है ना? और इनका सोल्यूशन करने के मेथड को देखो और हर कॉन्सेप्ट से कुछ सीखो। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये आपका सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है बेटा, चलो आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। इसके आते हैं एक्सरसाइज पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है बच्चा, देखो फिर हमारा जो क्वेश्चन के एक्सरसाइज वगैरह पे आया जाए। देखो बच्चा, ये हमारा एक्सरसाइज है ना बेटा? और देखो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का, इस हमारे एक्सरसाइज का ये सबसे पहला सवाल है बच्चा, है ना? और पहला सवाल हमारा क्या कहता है? देखो पहला सवाल हमारा है बच्चा कूलम्बिक फोर्स से सवाल है ये, है ना? देखो सवाल क्या है, कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है बेटा, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से, ये दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एयर में रखे हैं, है ना बच्चा? और हमें इसके बीच का फोर्स निकालना है। ठीक है बेटा, चलो देखा जाए। देखो बेटा हमारा सबसे पहला सवाल के अनुसार हमें मानना है दो पॉइंट चार्जेस, है ना? देखो बेटा पॉइंट चार्ज मानने हैं, ये मान लो हमारा पहला चार्ज हो गया। ठीक है, ये चार्ज कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है बेटा, दूसरा हमारा चार्ज देखो ये है, ये हो गया हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब देख सकते हो जैसा सवाल दिया है बेटा, प्लस माइनस की बात नहीं की गई है, इसका मतलब हमें मान के चलना है कि दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, है ना बेटा? हम मान के चलेंगे दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। ठीक है बच्चा, तो देखो बेटा अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो इसमें रिपल्सन होगा। इसका मतलब इस पे इधर फोर्स लगेगा F और इस पे इधर लगेगा फोर्स, है ना बेटा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना बेटा? आप बोर्ड में ऐसे लिखना। ठीक है बच्चा, क्या फॉर्मूला होता है? F इक्वल टू, चूँकि देखो बच्चे यहाँ क्या लिखा है? एयर, क्या हो जाएगा ये? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 1/4πε0, ये हो गया आपका 9 10⁻⁹ Q1 Q2, Q1 आपका है 2 10⁻⁷ इंटू Q2 है आपका 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना था? 30 सेंटीमीटर, है ना? चूँकि सारे हमने SI यूनिट में पुट किए हैं तो डिस्टेंस को भी आप SI में ही पुट करो। तो क्या हो जाएगा ये? 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? देखो ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 2 हो गया 6 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 0.3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? 0.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2, है ना? 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, 10⁻⁻2 से कैंसिल हो गया ये, तो बचा 10⁻⁻12। तो कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और कैसा कहा था आपने कि ये हमारा दोनों चार्ज एक जैसे हैं, इसका मतलब फोर्स कैसा होना चाहिए? रिपल्सिव होना चाहिए, है ना? तो आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स आपका 6 मिली न्यूटन का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चा पहला सवाल। ठीक है बच्चा, पहले सवाल में देखा आपने, ये सवाल हमारा बेसिकली कूलम्स लॉ से सवाल था, है ना? जिसमें सिंपल फॉर्मूला था F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इससे आपका फोर्स निकल गया। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है,
इसको रेस कर दिया जाए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चा, कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। दोनों स्फेयर्स की बीच की दूरी क्या है। ठीक है बच्चा, तो चलो पहले इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस बनाया जाए। ठीक है बच्चा, देखो तो हमारा क्वेश्चन फिर से पढ़ें एक बार। देखो तो कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है बच्चा, चलो दो चार्जेस मान लेते हैं बेटा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ये मान लेते हैं स्मॉल स्फेयर, कितना चार्ज हो गया ये 0.4 माइक्रोकूलम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ना, 4 इंटू 10 पावर, देखो माइक्रो हो गया -6, 0.4 भी कर लिया मैंने इंक्लूड, तो हो गया -7 कूलम। ठीक है, अब दूसरा चार्ज अनदर स्मॉल स्फेयर चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम, यहाँ एक चार्ज लेते हैं बेटा, इसके बारे में प्लस, तो यहाँ लिखा है माइनस, चार्ज कितना हमारा है 0.8 माइक्रोकूलम, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁻7 कूलम। ठीक बेटा, है ना। कुछ भी लिखा रहेगा नहीं तो क्या मानोगे, हमेशा पॉजिटिव मानोगे चार्ज। यहाँ लिखा है नेगेटिव तो माइनस, माइनस साइन चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, है ना, उसको मैंने यही कर लिया, मैंने इंक्लूड माइनस साइन। अब मुझे यहाँ माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देख बच्चा, एक हमारा चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, तो इसमें क्या होना चाहिए अट्रैक्शन, तो ये इसको इधर करेगा अट्रैक्ट और ये इसको इधर करेगा अट्रैक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोनों फोर्स हमारा बराबर होना चाहिए ना बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम होना चाहिए ना। तो सवाल में कहा है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन, है ना। तो क्या लिख दोगे, लिख दोगे F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से वही कूलम्स लॉ यहाँ लिख देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F शुड बी इक्वल टू, चलो तो अच्छे से लिख दिया जाए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, होना चाहिए F इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चा 1/4 पाई एप्सन नॉट, है ना। F इक्वल टू होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। तो जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, F हमारा हो गया बेटा 0.2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई 9×10⁹, है ना। Q1 Q2 क्या हो जाएगा बेटा, Q1 इंटू Q2 करो, 8 इंटू 4 हो गया 32 इंटू 10 -7 ये हो गया -14 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। R क्वेश्चन में दिया हुआ था नहीं, R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो सवाल पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेयर्स। चलो आते हैं बेटा पहले सवाल में, है ना। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, आप यहाँ से R स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 32 8 28 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 0.2, 2 को आप बोल सकते हो 2 10⁻⁻1, तो कितना हो गया 144 इंटू 10⁻⁻4, है ना बेटा। तो R स्क्वायर इतना है ना। तो R कितना हो जाएगा 144 का रूट, ये हो जाएगा 12, 10⁻⁻4 का रूट 10⁻⁻2, ये आपका आया मीटर में, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा हमारा, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया, है ना। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सवाल कहा था बेटा, देखो क्वेश्चन क्या था, फोर्स हमारा किस पे था, देखो फोर्स ऑन द स्मॉलर स्फीयर, है ना बेटा, इस वाले फोर्स दिया हुआ था, है ना। और बी पार्ट जो हमारा है वो इस वाले के बारे में पूछा है, तो क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 है ना बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स है ना। इसका मतलब जो हमारा एफ होगा बेटा वो भी हमारा कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा, है ना बच्चा। देख लिया आपने सेकंड सवाल भी, ये भी हमारा कूलम्स लॉ के बेसिक से ही सवाल था, है ना। ये भी हमारा कितना एफ इक्वल टू के Q1Q2/r², है ना। चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था तो हम श्योर जानते हो बेटा कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बच्चा, ये भी हमारा फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव का ही फोर्स होगा। बोलो बेटा, है ना, ए करेगा अट्रैक्ट बी को और बी करेगा अट्रैक्ट ए का। ठीक ठीक है ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो बच्चा आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने जगह बनाई थी फिल हो गई थी, इसको हटाता हूँ इसको पहले में, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। फर्स्ट सेकंड सवाल देखा आपने, ये दोनों ही सवाल हमारे कूलम्स लॉ के बेसिक फॉर्मूले से ही संबंध रखता था, है ना। तो आप समझ सकते हो कूलम्स लॉ आपका कितना इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप जानते ही हो इस चीज़ को। बिना कूलम्स लॉ के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कदम नहीं बढ़ सकते बच्चा, है ना। कूलम्स लॉ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। देखो बच्चा, चलिए स्पेस बनाया जाए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए स्पेस बनाया जाए, है ना बच्चा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 कहता है चेक दैट रेशियो KE²/GME/MP इज डायमेंशनलेस, है ना बच्चा। हमें साबित करना है कि रेशियो जो है KE²/GME/MP इज डायमेंशनलेस, इसमें कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, ये रेशियो क्या बताता है ना। जैसे आप देख पा रहे हो बच्चा कि KE² और GM1M2 हमारा है ना। ये रेशियो में कोई डायमेंशन नहीं है, हमें चेक करना है ना बेटा। तो देखो बच्चा, आप बहुत आसान तरीके से ये चीज़ समझ सकते हो कि KE² जो यहाँ पे है इसका संबंध क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, है ना। तो आप ये कह सकते हो बच्चा कि जो कूलम्स लॉ हमारा है ये क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 जो आप कहते हैं उसे आप के भी लिख सकते हैं, है ना बच्चा। के Q1 Q2 दो इलेक्ट्रॉन के बीच की बात हो रही है ना, E² है तो के Q1 Q2 हो गया आपका E² डिवाइड बाई हो गया R², है ना। और अगर आप कहो आप कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर क्या जानते हो आप, F ग्रेविटेशनल, ये था आपका F इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या हो जाएगा इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा और एक प्रोटॉन है ना, दोनों पे चार्ज सेम ही होता है, एक पे माइनस एक पे प्लस ई, इसलिए हमारा यहाँ हो गया तो बच्चा E² हो जाएगा G, कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये भी हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो बेटा, कंसीडर द रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस, है ना बच्चा। ये जो दोनों आपने जो भी इक्वेशन लिखा है बच्चा, इन दोनों को रेशियो सोचो, ठीक है। लेकिन फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशंस ओनली, फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशंस ओनली, है ना बेटा। अगर आप यूनिट्स और डायमेंशंस के हिसाब से इनका रेशियो करो तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का 4c है बेटा, दोनों का यूनिट सेम है ना। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट LHS आ गया वो क्या आ गया, ये आपका आ गया डायमेंशन लेस, है ना बेटा, आ गया डायमेंशन लेस ना, बोलो ठीक है। और RHS क्या आपका आ रहा है, देखिए रेशियो इनका, ये हो जाएगा KAE स्क्वायर बाई GME/MP, क्योंकि डायमेंशन के हिसाब से RE स्क्वायर और ये RE स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि R का ही मीटर होता है, ये भी R का होता है मीटर, दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल, है ना बच्चा। तभी क्या आपका आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा डायमेंशन लेस, है ना बच्चा। समझ में आ गई बात, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, है ना बच्चा। अब इस वैल्यू का, इस रेशियो का वैल्यू भी निकालना है ना। तो आपको पता है बच्चा, ये आपको पता है। और लास्ट पूछ रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, कहता है बेटा ये रेशियो का मीनिंग क्या है। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि रेशियो का मीनिंग क्या है ना। चलिए पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कहेंगे बेटा वैल्यू क्या था हमारा, KE स्क्वायर बाई GM1/M2 सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू K कितना 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg, है ना बच्चा। और ये आपका है मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻27 kg, ठीक है बच्चा। अभी मैंने जी नहीं लिखा मैंने, चलो जी पुट कर लिया जाए, है ना। जी का वैल्यू पुट कर लिया जाए, कितना होता है जी का वैल्यू बताइए, कितना होता है बच्चा, 6.67 10⁻11, है ना बच्चा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू होता है, जी का वैल्यू 6.67 10⁻11, ठीक है बच्चा। एक मिनट, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये देखें इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, चलो इसको तो करना पड़ेगा हमें बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से करके बताता हूँ बेटा। तो देखो बच्चा इसकी वैल्यू हो जाती है रफली 2.4 इंटू 10⁻39 SI यूनिट, है ना बेटा। SI में क्या है, 39 में क्या होगा बेटा, ये SI यूनिट, है ना। SI यूनिट में क्या होगा आप निकाल सकते हो, K क्या है बच्चा, ये हमारा क्या है KE स्क्वायर बाई GME/MP, है ना, ठीक है। जो भी होगा हमारा किस में होगा बेटा, SI में होगा, है ना। और आप ऊपर पहले निकाल चुके हो क्या था बच्चा, ये डायमेंशन लेस था, है ना, ठीक है। इसका मतलब इसका वाकई में कोई यूनिट नहीं है बच्चा, है ना, ठीक है। तो आप यूनिट नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे बोल सकते हो कि रेशियो अपने आप में एक कांस्टेंट है, रेशियो आपका अपने आप में एक कांस्टेंट है, इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चा। और रेशियो क्या बतलाता है बोलो, ये बतलाता है रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो किसके बीच में देख चुके थे आप, क्या था इसमें, बिटवीन एन
इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। ठीक है बच्चा, तो अभी देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं बच्चा। पहले 4 को सॉल्व करने के लिए जगह बना लिया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, है ना बेटा। 4 का सोल्यूशन में देखें आप कि किसी भी चार्ज बॉडी का, है ना बेटा, ऑन ए बॉडी पे कोई भी अगर चार्ज हो, है ना बेटा, वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, तो कहेंगे मीन्स बीइंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू, है ना बच्चा। ठीक है, कोई भी चीज़ कि एक फिक्स्ड हो और कम से कम वैल्यू हो, है ना बेटा, और उस चीज़ की अवेलेबिलिटी उस मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल में होना ही क्वांटाइज्ड कहलाता है। ठीक है बच्चा, ठीक। तो देखो, अगर मैंने यूँ कहा किसी बॉडी पे चार्ज है ना बेटा, तो आप पढ़ चुके हो ये किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो अगर कोई बॉडी पे कोई चार्ज आया तो एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, है ना बेटा। तो किसी बॉडी पे कम से कम चार्ज आप कितना पा सकते हो, या तो प्लस ई या तो माइनस ई, है ना बेटा। ठीक है, और अगर 2 ट्रांसफ़र हुए तो 2 इंटू ई, 3 ट्रांसफ़र हुए तो 3 इंटू ई, है ना बेटा। तो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस एनी हो सकता है बेटा, है ना। बिकॉज इन फंडामेंटल एलिमेंट्स, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, है ना बेटा, है ना। ठीक, इलेक्ट्रॉन इज द fundamental particle which can be transferred, है ना बेटा। फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बी में, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लेवल दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, है ना बेटा। ठीक है, जैसे कि सोच के देखो, अगर कहा जाए तुमसे 1 कूलम, है ना बेटा, ये हुआ क्या, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और तुम्हें कहूँ बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अब मैं पूछूं कि बताओ 1 कूलम चार्ज करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो बच्चा, जब इससे तुम डिवाइड करोगे इसको तो निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और तुम खुद सोचो, जब 10⁻⁻19 से डिवाइड होगा तो ये कितनी बड़ी संख्या होगी, है ना। अब ये कितनी बड़ी संख्या होगी बेटा, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि ये संख्या इंटीजर है या नहीं, है ना बच्चा। बात समझते हो ना, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले इसको जगह बना लिया जाए। 5 क्या कहता है, देखो, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, जब किस ग्लास के रॉड को किसी सिल्क के क्लॉथ से आप घिसोगे, रगड़ोगे, है ना। ठीक है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आता है बेटा। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, देखते हैं बच्चा। तो इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास बॉडी एक ए है ना बेटा, और एक बॉडी बी है ना। ये दोनों ही अनचार्ज हैं। क्या है ये दोनों ही अनचार्ज बॉडीज़ हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों ही हमारे अनचार्ज बॉडीज़ हैं। इसका मतलब
इस पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट चार्ज कितना है बेटा? 0, है ना। अनचार्ज का मतलब नो चार्ज मत समझना बेटा, है ना। अनचार्ज का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बैलेंस्ड है ना। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं और सिस्टम पे नेट चार्ज 0 है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का एक एटम लो, क्या एटॉमिक नंबर? 8। 8 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब उसके आउटर बाउंड्री में, उसके टोटल ऑर्बिट्स में, है ना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एज ए होल इज न्यूट्रल, है ना। वैसे ही हमारा बॉडी ए और बॉडी बी न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। अब चलो एज्यूम करो कि इन दोनों बॉडी को हमने रब किया, दोनों बॉडी ए को और बी को आपस में रब किया, है ना। ठीक है, चलो मान लिया मैंने कि इस बॉडी में से इस बॉडी बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, है ना बेटा। ठीक है, क्या ट्रांसफ़र हो गए? मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इस बॉडी पे जो चार्ज हमारा 0 था वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव में 1-1.6 10⁻⁻19 ना बच्चा। इसका मतलब इस पे चार्ज हो गया बेटा -5e, बोलो है कि नहीं। और इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि इसने चार्ज छोड़ दिया, है ना बेटा। तो इसका चार्ज हो गया +e। ठीक, अभी देखो तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? अभी भी हमारा 0 है ना बेटा। बात समझ में आई ना। तो देखो चार हमारा सिस्टम का चार्ज कंजर्व है कि नहीं। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो किया या नहीं किया? आगे बात समझ में, है ना। अब आया जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो बच्चा, चलो 6 को सॉल्व करने के लिए अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखो बेटा, 6 को सॉल्व करने के लिए जगह बनाया जाए, है ना। देखते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि 4 पॉइंट चार्ज मान लो ए बी सी डी। ठीक है बेटा, 6 कहता है 4 पॉइंट चार्ज मान लो ए बी सी डी, है ना। तो देखो बेटा, 4 पॉइंट चार्ज मान लिए जाएं, है ना। ठीक, और उसको ए बी सी डी एक स्क्वायर के कॉर्नर पे सजा दिए जाएं। ठीक है बच्चा, चलो इनको 4 कॉर्नर पे हमने सजा दिए। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो, पहला हमारा ए है बच्चा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। और दूसरा हमारा है -5 माइक्रोकूलम, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सी हमारा ये रहा बेटा, ये हमारा है 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ये हमारा है बच्चा डी, ये भी हमारा है -5 माइक्रोकूलम चार्ज। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखो स्क्वायर के सेंटर का फैसला कैसे करोगे? तो कहोगे बेटा इसके डायगोनल्स जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, है ना बेटा, इसके डायगोनल्स जहाँ कट करेंगे वही इसका सेंटर कहलाएगा, है ना बेटा। और अगर ये सेंटर है तो फिर ये चारों डिस्टेंसेस बराबर है ना बेटा, बोलो। ठीक है, अब सोचो, जो फोर्स होता है बेटा K(Q1Q2/r² होता है ना। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। तो चारों तो डिस्टेंस हमारा बराबर है ना। तो अब देखो, तो अगर मैं यूँ कहूँ बेटा कि इस नेगेटिव वाला चार्ज और ये नेगेटिव वाला चार्ज इस सेंटर वाले चार्ज से फोर्स लगाएगा तो दोनों ही बेटा इसको करेगा अट्रैक्ट, है ना। और देख रहे हो बेटा, ये दोनों अट्रैक्ट करने वाले फोर्स एक जैसे चार्ज के हैं, उनका डिस्टेंस भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, है ना। और जब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना बच्चा। ठीक है, अब चलो हम सोचते हैं किसके लिए। अब चलो बात करते हैं हम 2 के लिए। तो देखो बेटा, ये 2 माइक्रोकूलम ए वाला चार्ज इस सेंटर वाले चार्ज को रिपेल करेगा, बोलो करेगा बेटा रिपेल, है ना। और ये 2 वाला भी इसको रिपेल करेगा, बोलो। ठीक है, फिर तुम कहोगे ये दोनों चार्ज हमारा बराबर है, डिस्टेंस भी सेम है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का फोर्स भी हमारा बराबर होगा, है ना। और जब इन दोनों का फोर्स भी हमारा बराबर होगा बेटा तो फिर ये दोनों फोर्स भी कैंसिल हो जाएंगे, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब इस कंडीशन में
रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना बेटा। जानते हो तुम ना कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ये होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। के तो कांस्टेंट ही है ना बेटा। एक Q1 है और एक Q2 है और एक आर स्क्वायर है ना। अगर चार्ज हमारे बराबर होंगे तो फोर्स भी हमारा बराबर ही लगेगा, है ना बच्चा। और चूंकि डिस्टेंस भी सेम है। ठीक, अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलो जगह बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस लाइन। सही बात है। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक्स, वाई, है ना। कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक लगातार कर्व होती है बेटा, है ना। इसमें कहीं भी कोई टूटा हुआ लाइन नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक देखते हैं। चलो पहली बात, अगर मैं कहूँ बेटा कि लाइन अगर टूटा हुआ है, लाइन अगर टूटा हुआ है इसका मतलब क्या है कि लाइन यहाँ से यहाँ गई, लाइन यहाँ से यहाँ गई, है ना। अब यहाँ से हमारा टूटा हुआ हो गया, इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग बेटा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के लिए टर्मिनल पॉइंट है ना बेटा। ये तभी हो सकता है ना जब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, बोलो बेटा, है ना। और ये वाला पॉइंट जो हमारा है, इधर वाला पॉइंट, दूसरा मैंने बनाया जो पॉइंट अभी बड़ा वाला पॉइंट बनाया मैंने, ये कहोगे सेकंड लाइन के लिए ओरिजिन पॉइंट हो गया बेटा। ये तभी हो सकता है जब यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है ना। बात समझे ना। तो ये चीज़ तभी से संभव है बेटा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अवेलेबल हो। अगर कोई चार्ज यहाँ अवेलेबल नहीं है, अगर हम कहें कि स्पेस में कोई चार्ज नहीं है ना बेटा, तो फिर कोई एंड पॉइंट, कोई ओरिजिन पॉइंट नहीं होना चाहिए बेटा। बात समझे ना। ठीक है, तो हमारा ए समझ में आ गया बेटा तुमको। ठीक, बी, एक्सप्लेन वाई नॉट टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट ए गिवन पॉइंट। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए देखते हैं। चलो अगर कर दिया बेटा इंटरसेक्ट, है ना, तो देखो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए बेटा, बोलो, होना चाहिए ना। और अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए टू। तो क्या हो गया, अगर वाकई में दोनों इंटरसेक्ट कर गई तो फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बेटा, है ना। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना बेटा, किसी एक पॉइंट पे कोई एक ही डायरेक्शन ना होगा बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, और एक खास वेक्टर है ना, ये एक नॉन वेक्टर है ना, तो एक खास मैग्नीट्यूड एक खास डायरेक्शन में होगा, दो डायरेक्शन संभव नहीं। समझे, तो हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है बच्चा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करने के लिए बनाते हैं बच्चा स्पेस। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पहला सवाल, 2 पॉइंट चार्जेस, एक Q1 है बच्चा 3 माइक्रोकूलम और एक QB है -3 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। देखते हैं, चलो डायग्राम बनाया जाए। 2 पॉइंट चार्जेस, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है बेटा, पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज नेगेटिव -3 माइक्रोकूलम, है ना। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों को जोड़ता हुआ जो लाइन है इसके मिड पॉइंट पे आओ। तो मिड पॉइंट तो हमारा ये हो गया, बोलो, इधर से भी डिस्टेंस हो गया बच्चा 10 सेंटीमीटर और इधर से भी डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। कहता है इस फर्स्ट पार्ट के लिए कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तुम बताओ बेटा। देखो अगर उस वाले पॉइंट की बात करते हो तो महसूस करते हो ना, दोनों चार्ज से दूरी बराबर है ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है ना बेटा, बोलो। ठीक है,
इसका मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी वन चार्ज, ठीक है बेटा, किसी एक की वजह से। तो तुम्हें पता फॉर्मूला तो पता है बेटा, क्या फॉर्मूला लिखते हो बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के हो गया तुम्हारा 9 10 पावर 9, क्यू हो गया हमारा 3 इंटू 10 पावर -6, है ना बेटा, बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो तो 27 इंटू 10⁻⁴। ऊपर हमारा है बेटा +3 बचेगा और नीचे से -2 तो 10⁵ हो जाएगा, है ना। बोलो ठीक है बेटा, इतना क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। अब डायग्राम पे ध्यान दो, ए वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इस वाले पॉइंट पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए बच्चा रिपल्सिव, है ना, और बी है नेगेटिव चार्ज तो उसका फील्ड यहाँ होना चाहिए बेटा अट्रैक्टिव। क्या देखा तुमने, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया और इसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो हम क्या कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, क्या कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी वाले पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा ई रिजल्टेंट, चूँकि सेम डायरेक्शन में है ना बच्चा तो हो जाएगा 2E। इसका मतलब 54 इंटू 10⁵ न्यूटन, है ना बेटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलो आए बी पार्ट पे। बी कहता क्या है देखो, इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, है ना बेटा। क्या कर रहा है सवाल समझो, सवाल कहता है कि एक चार्ज सोचो, कितना चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना बेटा। कहाँ रखना हमको है, इसी पॉइंट पी पे, इसी पॉइंट पी पे एक चार्ज रख दो, है ना, जिस जगह पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो। कितना आया है 54 10⁻⁵। तो बोलो बेटा अगर तुम किसी चार्ज को एक ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ कितना फोर्स लगता है, F = QE लगता है ना बेटा। बोलो बोलो, तो Q हमारा कितना है 1.5 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 54 इंटू 10⁻⁻⁵। कितना हो जाएगा बेटा देखो ये 81 इंटू 10⁻+5 था बेटा वो -4 न्यूटन, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात ना। ये तो बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हो, कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया अपने चारों तरफ का एक इफेक्ट है ना बेटा। और कैसा इफेक्ट है ये, जो दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है ना बेटा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया और बी भी हो गया, ठीक है ना। देखो गिवन हमारा आंसर्स को तुम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हो। तुम कह सकते हो इसको 2.7 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, है ना बेटा, ठीक है। और इसको तुम कह सकते हो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, है ना बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 के लिए पहले स्पेस बनाया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो कहता है 9 में ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, ए और बी 2 चार्ज है बेटा। इसको रखा गया कहाँ देखो 0 0 -15 सेंटीमीटर 0 0 +15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, है ना बेटा। तो देखो इसके सोल्यूशन पे ध्यान दिया जाए बेटा। एक चार्ज हमारा कितना है इतना, और दूसरा एक चार्ज देखो इतना, क्या दिख रहा है, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना बेटा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर दोनों चार्ज बराबर है, अगर हमें टोटल चार्ज की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी, ये तो 0 हो गया, बोलो, है ना बेटा। और यही हमारा डेफिनीशन है फॉर एनी डाइपोल सिस्टम, है ना। इसका मतलब ये दोनों चार्ज मिल करके एक डाइपोल बना रहे हैं, है ना।
और कहाँ रखे हैं, जेड एक्सिस पे। अगर तुम कहते हो x0 y0, ये बेटा जेड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ जेड एक्सिस, है ना बेटा, और मैं बोल दूँ कि ये हमारा ओरिजिन है ना बेटा, तो इधर हो गया नेगेटिव जेड, बोलो ठीक है। जो पहला चार्ज है वो कहाँ रखा है, देखो -15 पे, मतलब यहाँ हो गया, बोलो ए रखा है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर नीचे, ठीक। दूसरा कहाँ रखा है, +15, तो ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर ऊपर, है ना बेटा, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई बेटा, बोलो। चलो इसको मैंने ए मान लिया, ए हमारा कितना हो गया, बोलो। ए हमारा हो गया बेटा 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.3 मीटर, राइट ना, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, तो कहोगे जब दो चार्जेज बहुत छोटे साइज़ के, है ना बेटा, बहुत छोटे साइज़ के एक दूसरे से बहुत छोटी डिस्टेंस पे रखा हो तो वो एक डाइपोल बनते हैं, है ना। तो दो चार्जेस बन गए डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या लिखते हो बेटा, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। तो कहते हो किसी भी एक चार्ज के चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस, है ना, कहाँ से कहाँ, तो कहते हो नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना बेटा। तो अभी कितना हो जाएगा बताओ, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, क्यू हमारा हो गया बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻7, है ना बेटा, 2.5 10⁻⁻7 इंटू 0.3, कितना हो गया ये हो गया बेटा 7.5 इंटू 10⁻⁻8, है ना। या ऐसे भी कर सकते हो 75 10⁻⁻9, है ना बेटा। तो पी वेक्टर कितना हो गया बताओ, ये हो गया 75 नैनो कूलम, है ना बेटा, 75 नैनो कूलम मीटर, नैनो कूलम मीटर। डायरेक्शन कहाँ देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो देखो बेटा ए तुम्हारा था पॉजिटिव, है ना, और बी था नेगेटिव, ए था पॉजिटिव बी था नेगेटिव। डायरेक्शन कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब क्या हो गया, -k कैप। ये आपका हो गया बच्चा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। समझ गया आपने। ये सवाल सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड था, है ना। टोटल चार्ज हमारा है 0, है ना बेटा, और 75 नैनो कूलम मीटर इसका हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ ए डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा और डाइपोल मोमेंट हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें 9 कोई ज़रूरत नहीं, चलो उसको इरेज कर दिया जाए, है ना, हमारा कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो इसलिए, है ना बेटा। 9 को मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि उस सवाल से हमें कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं बेटा अभी क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 10। तो देखो डाइपोल मोमेंट कितना दिया है बेटा हमें, P इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है, इज अलाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, है ना बेटा। तो देखो ऐसा हमारा है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस बना दिया मैंने, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम तरफ ड्रॉ कर दिया मैंने ई, है ना बेटा। इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया और कितने एंगल पे रखा है बेटा, 30 डिग्री एंगल पे, है ना। तो डाइपोल से बनाया जाए, ये मान लिया मैंने मेरा डाइपोल मोमेंट, है ना बेटा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है ना। ये एंगल हमारा कितना है बच्चा, 30 डिग्री, ठीक है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया बेटा, जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया है, ठीक है, उस डायग्राम से बच्चा ये साबित होता है कि इस डायग्राम में आगे की तरफ वाला पॉइंट जो है बेटा उधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और पीछे वाले की तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज है ना। तो हमसे पूछा गया है
कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। जानते हो आप, पढ़ चुके हो बच्चा आप, है ना, कि टॉर्क ऑन डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इन मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, पी ई साइन थीटा, है ना। कितना हो जाएगा पी ई साइन थीटा, तो पी आपका है 4 इंटू 10⁻⁻9। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आपका 5 इंटू 10⁻4, तो कितना हो गया ये 20 इंटू 10⁻⁻5। इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा बच्चा। ठीक है, कर सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर का टॉर्क, है ना। बताना कैसे याद है आपको, बहुत सिंपल बात। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स यूँ लगेगा, कितना बोलो, क्यू ई। नेगेटिव वाले से फोर्स ऐसे लगेगा बच्चा, क्यू ई। देख रहे हो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा, तो इसका मतलब बन गया कपल, है ना। और कपल का टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब इन दोनों के बीच का, अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर निकालोगे डिस्टेंस अगर तुम, तो तेरा यही आएगा बेटा, देखो यही लाइन आएगी ना, क्या हो जाएगा, ए साइन 30, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, क्यू ई हो गया फोर्स, है ना बेटा, और ये हो गया ए साइन 30। तो देखो क्यू इंटू ए की मिलके क्या बन गया, डाइपोल, तो हो गया पी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही बच्चा, है ना। 10 क्वेश्चन कर लिए बेटा, हम लोग ऐसे 10-10 क्वेश्चन के फॉर्म में वीडियो बनाएंगे, है ना बेटा। तो अब आगे के सवालों के सलूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ठीक है बच्चा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।